नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 मैथ्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम गणित का अध्याय 6 करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुज। तो आइए शुरू करते हैं। कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.1 का प्रश्न पहला हम करने जा रहे हैं। कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए बच्चों, सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। देखिए यहाँ पर हमने कुछ वृत्त बनाए। ये सभी वृत्त एक दूसरे के बराबर नहीं है, परंतु एक ही आकार के। इसका मतलब सभी वृत्त समरूप होते हैं, क्योंकि सर्वांगसम होते तो सभी की त्रिज्या भी बराबर होती। तो सारे ही वृत्त तो एक दूसरे के बराबर त्रिज्या के नहीं हो सकते। हाँ, एक ही रूप के हो सकते हैं, एक ही जैसे होते हैं सभी वृत्त। इसलिए हमने लिखा सभी वृत्त समरूप होते हैं। इसी प्रकार दूसरा भाग है, सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप या सर्वांगसम। अब देखिए यहाँ हमने एक वर्ग ये बनाया है, एक वर्ग ये बनाया है। इसी प्रकार एक वर्ग हमने ये बनाया है। सभी में ही चारों कोण 90-90 डिग्री के हैं, चारों भुजाएं भी बराबर हैं, परंतु ये एक दूसरे जैसे तो हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। इसीलिए हमने लिखा सभी वर्ग समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं। सर्वांगसम केवल वही वर्ग होंगे जिनकी भुजाएं बराबर होंगी। तीसरा भाग है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। अब पहले आप इन दो त्रिभुजों को देखिए। ये समद्विबाहु है, यानी ये दो भुजाएं बराबर हैं, और ये समद्विबाहु है, यानी ये दो भुजाएं बराबर हैं। क्या ये त्रिभुज एक जैसे हैं? नहीं है। इसीलिए ये है समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर और समबाहु के तीनों कोण बराबर होते हैं, यानी 60-60 डिग्री के। ये भी एक समबाहु त्रिभुज। तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे। इसका अर्थ है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है बेटा, समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज समरूप। इसके बाद चौथा रिक्त स्थान है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। बच्चों, यदि दो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या बराबर है, 4 भुजाएं हैं दोनों में, या 5 या 6 या 7, तो यदि उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी बराबर अनुपात में होंगी, तभी वे दोनों बहुभुज आपस में समरूप होंगे। तो यही समरूप बहुभुजों की दो कंडीशंस हैं। पहला, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो ये थे कुछ रिक्त स्थान जो कि आपके 6.1 एक्सरसाइज के प्रथम प्रश्न में हैं। कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.1 का प्रश्न 2 हम करने जा रहे हैं। निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न-भिन्न उदाहरण दीजिए। बच्चों, इसका हम प्रथम भाग कर रहे हैं जो कि है समरूप आकृति। तो हमने समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण देने हैं। तो बच्चों, सभी वृत्त जो होंगे एक दूसरे के समरूप होंगे। देखिए, इस प्रकार से ये जितने भी वृत्त हैं ये एक दूसरे के जैसे ही दिखाई देंगे, समरूप ही हैं। इसलिए पहला उदाहरण है सभी वृत्त। इसी प्रकार समरूप आकृतियों का दूसरा उदाहरण होगा सभी वर्ग। देखिए, यह एक वर्ग है, यह दूसरा वर्ग है, यह तीसरा वर्ग है। इस प्रकार से आप देखेंगे जितने भी वर्ग होंगे उन सभी में चारों कोण 90-90 डिग्री के होंगे, उनकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी।
तो ये सर्वांगसम तो नहीं है लेकिन समरूप है, एक ही रूप के हैं, एक जैसे ही। तो समरूप आकृतियों के हमने दो उदाहरण देने थे, जिनमें पहला उदाहरण होगा सभी वृत्त और दूसरा उदाहरण है सभी वर्ग। आइए इस प्रश्न का हम दूसरा भाग देखते हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब हमने ऐसी आकृतियां देखनी है जो एक दूसरे के समरूप नहीं होती। तो देखिए बच्चों, हम लिखते हैं एक वर्ग और एक वृत्त। तो देखिए वर्ग होगा इस प्रकार का, वृत्त होगा इस प्रकार का, तो ये आपस में समरूप नहीं है। इसी प्रकार इसका दूसरा उदाहरण हम लिख सकते हैं, एक विषम बाहु त्रिभुज। बच्चों विषम बाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, और एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। देखिए जो विषम बाहु त्रिभुज है वो किसी भी तरीके का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वो जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। और जो समबाहु त्रिभुज है वह इस प्रकार का होगा जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो ये आपस में दोनों ही समरूप नहीं हैं। तो देखा आपने, इस प्रश्न के माध्यम से हमने समरूप आकृतियों के उदाहरण और जो समरूप नहीं है उनके उदाहरण हमने इस प्रश्न के माध्यम से सीखे हैं। कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। बच्चों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है और पेपरों में अक्सर आ जाती है इसको सिद्ध करना, जो कि अब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आपको सुना देता हूं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, जैसे देखिए ये एक त्रिभुज की भुजा है BC, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए DE, जो AB को D पर और AC को E पर मिल रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और यह DE जो है यह BC के समांतर है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये जो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, यानी जितना AD बटा BD होगा उतना ही AE बटा EC होगा। AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। यही हमें इस आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में सिद्ध करना है। सबसे पहला काम बच्चों ये होगा कि इस B को हम E बिंदु के साथ मिलाएंगे, इस प्रकार से इस D बिंदु को C बिंदु के साथ मिला देंगे। थोड़ा सा टेढ़ा है। दूसरा स्टेप जो करेंगे, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं, रचना ज्वाइन का मतलब जोड़ दो, B को E से यानी BE एंड C को D से यानी CD। इसके अलावा एक हमें और भी रचना करनी है। इस D से AC पर एक लंब खींचना है, लंब यानी 90 डिग्री का कोण। तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ, इसको हम नाम दे देते हैं M, DM। तो रचना क्या हो गई, ड्रॉ DM
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी ये लंब होना चाहिए किस पर, AC पर, और E से एक लंब खींचेंगे AB पर, इसे नाम देते हैं N, EN, जो कि लंब होगा AB पर। ये रचना है हमारी, ये रचना है, यानी हमने अलग से ये बनाया है। आइए अब हम इसे हल करना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले त्रिभुज ADE, यह त्रिभुज हमने लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना बच्चों। तो हाफ इंटू बेस, बेस लेते हैं AD को, गुना इस AD पर लंब कौन सा होगा, EN। देखिए ये AD बेस है और इस पर EN लंब है, तो हाफ इंटू AD गुना EN। इसी प्रकार यदि मैं एक त्रिभुज लेता हूं BDE, ये वाला BDE, ये देखिए ये वाला त्रिभुज BDE, तो इसका भी जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, AR मतलब एरिया, एरिया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ, इसमें मैं बेस लूंगा BD को, BD गुना, अब देखिए इस BD के लिए इस त्रिभुज में जो लंब है वो यही है EN, वो लंब यही है EN, ये वाला। देखिए ध्यान से बच्चों, ये एक त्रिभुज है जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है BDE, लेकिन इसका जो लंब होगा वह त्रिभुज से बाहर होगा EN। ठीक है बच्चों, तो हाफ इंटू BD गुना EN। बच्चों इसी प्रकार आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE फिर से, लेकिन इस बार हाफ इंटू बेस, पिछली बार हमने बेस AD लिया था, इस बार मैं बेस ले रहा हूं AE। तो इस AE बेस पर जो लंब होगा वो होगा बेटा ये DM। देखिए ये AE पर यह लंब है DM, तो यहां मैं लिखूंगा DM। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से एक और त्रिभुज हमने लिया, वह त्रिभुज हमने लिया है त्रिभुज DEC, यह वाला त्रिभुज DEC। इसका फार्मूला होगा हाफ इंटू बेस, DEC में बच्चों बेस लेंगे CE, और इस CE के लिए जो लंब होगा वह यही होगा DM, त्रिभुज से बाहर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से भाग करेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। एरिया ऑफ ADE बटा, यहां ट्राइंगल का निशान है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, यह किसके बराबर होगा? देखिए यह है हाफ इंटू AD गुना EN बटा BDE का एरिया था हाफ इंटू BD गुना EN। तो देखिए बच्चों, इसमें EN से EN कट जाएंगे आपस में,
हाफ से हाफ भी कट जाएंगे आपस में, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा AD बटा BD, AD बटा BD बच जाएगा। इसी प्रकार से इस समीकरण को इस समीकरण से भाग करेंगे। इसे मैं किसी और कलर से करता हूं ताकि आपको दोनों ही चीजें आराम से साथ साथ दिखाई देती रहे। एरिया ऑफ ADE ट्राइंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो नीचे वाला था DEC। ऊपर वाले से देखिए हमारे पास आएगा हाफ इंटू AE गुना DM बटा नीचे वाली समीकरण से हमें मिलेगा हाफ इंटू CE गुना DM। अब फिर से बच्चों देखिए यहां पर हाफ से हाफ कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा AE बटा CE। ठीक है बच्चों, हम इस इक्वेशन को दे देंगे इक्वेशन 1, इसको दे देंगे इक्वेशन 2। अब बच्चों एक चीज और आपने ध्यान से अभी देखनी है, जो भी मैं बोलने जा रहा हूं त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं कौन कौन सी, त्रिभुज BDE और DEC, BDE और DEC ये एक ही आधार DE पर टिके हैं और दो समांतर रेखाओं DE और BC पर आधारित हैं। और हमें पता है जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो और दो समांतर रेखाओं के बीच में हो तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। BC तथा DE के मध्य हैं, इसका अर्थ है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 1 में ADE बटा BDE है, इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड की बात हो रही है ADE है, यानी इनके अंश बराबर हैं। BDE और DEC अभी हमने इक्वेशन 3 में बराबर किए। इसका मतलब क्या हुआ कि ADE बराबर, BDE DEC भी बराबर, इसका मतलब लेफ्ट साइड के बराबर है। और यदि लेफ्ट साइड के बराबर है तो राइट साइड के बराबर होगी। अतः हमें प्राप्त होगा AD राइट साइड है AD बटा BD, यह बराबर होगा दूसरी इक्वेशन की राइट साइड AE बटा CE के, यानी कि AD बटा BD बराबर है AE बटा CE के। यही हमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में सिद्ध करना था। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो ये अन्य दो भुजाएं बराबर समानुपातों में विभाजित होंगे। जितना समानुपात इनका होगा, जितना अनुपात इनका होगा, उतना ही अनुपात इनका होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने सिद्ध करना था AD बटा BD बराबर है AE बटा CE के, वो हमने सिद्ध कर दिया।
बच्चों कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.2 इसकी प्रमेय 6.2 हम इसका हल आज सीखेंगे। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है एक तरह से। तो आइए हम इसे सीखते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमने इसमें देखना है, हमें दिया गया है कि यदि एक रेखा, जैसे मान लीजिए ये रेखा है DE, यह इसकी त्रिभुज की दो भुजाओं AB और AC को बराबर अनुपातों में बांटती है। यानी कि हमें दिया गया है कि AD बटा BD बराबर है AE बटा EC के। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें सिद्ध करना है कि DE जो है यह BC के समांतर होगा। मान लो DE BC के समांतर नहीं है। हमें जो सिद्ध करना है हम उससे उल्टा मान रहे हैं। हमें सिद्ध तो करना है कि DE BC के समांतर है, लेकिन हम मानते हैं कि यह BC के समांतर नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि एक रेखा है DE डैश, यह BC के समांतर होगा। ड्रॉ DE डैश समांतर BC के। हम इसको मान लेते हैं। मान लो कि DE डैश जो है यह BC के समांतर है। अब आप इस त्रिभुज में मान लो कि E बिंदु ही नहीं है, तो अब आपके पास देखिए ABC एक त्रिभुज है, DE डैश BC के समांतर है। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहते हैं कि यदि यह रेखा इसके समांतर होगी तो यह इनको बराबर भागों में बांटेगी, बराबर अनुपातों में बांटेगी। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार यदि DE डैश BC के समांतर है तो AD बटा BD बराबर होगा AE डैश बटा E डैश C के। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। AD बटा BD है लेफ्ट साइड पर, AD बटा BD है लेफ्ट साइड पर, यानी AD बटा BD बराबर। दो समीकरणों में यदि लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होनी चाहिए, है ना बच्चों। यदि राइट हैंड साइड भी बराबर हो तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनकी लेफ्ट साइड बराबर है, इसलिए राइट साइड भी बराबर होगी। AE बटा EC बराबर होगा AE डैश बटा E डैश C के। अब हम इसमें इसकी दोनों साइडों पर 1 प्लस कर देते हैं। तो AE बटा EC इसमें 1 प्लस कर दो। इसी प्रकार AE डैश बटा E डैश C इसमें 1 प्लस कर देते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा। इसका लघुत्तम लेंगे EC और 1 का लघुत्तम EC को इसी से भाग किया 1 इंटू AE प्लस EC को 1 से भाग किया EC को 1 से गुना किया EC। इसी प्रकार यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 E डैश C और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा E डैश C, और
ये बन जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी, उधर गुना होकर बन जाएगा ई डैश सी। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी मिलकर बन जाएगी यह पूरी भुजा यानी कि ए सी, और नीचे है ई सी। इसी प्रकार यहां पर ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, यह मिलकर भी हो जाएगी पूरी भुजा ए सी बटा ई डैश सी। अब देखिए, AC से AC कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा EC बराबर E डैश C, EC बराबर E डैश C। क्या ऐसा हो सकता है EC बराबर हो E डैश C के? बच्चों देखिए, EC बराबर हो E डैश C के, यह तभी संभव है जब E और E डैश एक ही बिंदु हो, तभी EC और E डैश C बराबर होंगे, है ना बच्चों? तो इसका अर्थ है E और E डैश संपाती बिंदु हैं। संपाती बिंदु यानी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, और यदि दो बिंदु संपाती हैं इसका मतलब DE डैश भी वही रेखा है जो DE है, और इसका मतलब हमने कहा था DE BC के समांतर नहीं है, DE डैश BC के समांतर है, लेकिन DE डैश भी DE ही है क्योंकि E डैश और E संपाती हैं। इसका अर्थ है सिद्ध हुआ कि DE BC के समांतर है। तो हमने बच्चों इस प्रमेय में सिद्ध करना था, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह रेखा थी DE, यह AB और AC को दो बराबर अनुपातों में विभाजित कर रही थी। तो हमने सिद्ध कर दिया कि यह जो रेखा है DE, यह तीसरी भुजा BC के समांतर है। DE BC के समांतर है। आज हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों देखिए, हमारे पास दो त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। हमें देखना है कि ये समरूप कैसे हो सकते हैं। तो बच्चों, त्रिभुजों की समरूपता की तीन कसौटियां हैं। सबसे पहली कसौटी है A या इसे AA समरूपता कसौटी भी कहा जाता है। AA समरूपता कसौटी। AA समरूपता कसौटी के अनुसार देखिए, यदि इन दोनों त्रिभुजों में कोण A कोण P के बराबर हो तथा कोण B कोण Q के बराबर हो, तो ये मान लिया जाएगा कि कोण C जो है कोण R के भी बराबर ही होगा। ठीक है। तो यदि इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, कोई भी दो संगत कोण बराबर होंगे, तीसरा तो फिर अपने आप ही बराबर होगा बेटा, क्योंकि तीनों कोणों का योग यहाँ भी 180 है, यहाँ भी 180 है। दो पेयर एक दूसरे के बराबर हो गए तो तीसरा पेयर भी एक दूसरे के बराबर ही होगा। इसीलिए हम AAA ना लेकर इसे AA समरूपता कसौटी के नाम से ही जानते हैं। AA समरूपता कसौटी क्या है? यदि आपको दो त्रिभुज दिए हों और उनमें आप किसी भी प्रकार यह सिद्ध कर दो कि एक कोण के बराबर है और दूसरा कोण किसी दूसरे संगत कोण के बराबर है, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि AA समरूपता कसौटी के अनुसार त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। ये है
समरूपता की पहली कसौटी। दूसरी समरूपता कसौटी है एस एस एस। एस 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 समरूपता से हम क्या समझते हैं बच्चों? एस एस समरूपता कसौटी के अनुसार त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं का त्रिभुज PQR की तीनों संगत भुजाओं के साथ अनुपात बराबर होगा। यानी कि AB बटा PQ बराबर होना चाहिए BC बटा QR, और यह बराबर होना चाहिए AC बटा PR के। यदि तीनों भुजाओं का इधर की तीन संगत भुजाओं के साथ अनुपात बराबर होगा तो हम मानेंगे कि एस 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 समरूपता कसौटी के अनुसार ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो दूसरी समरूपता कसौटी का नाम क्या है? एस एस एस। आशा करता हूं यह आपको अच्छे से समझ आया होगा। कसौटी नहीं, कसौटी। इसके पश्चात तीसरी समरूपता कसौटी है, उसका नाम है एस ए एस समरूपता कसौटी। आइए देखते हैं कि SAS समरूपता कसौटी क्या है। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, हम कोई भी दो भुजाएं लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए लिया AB और BC, और यहां से इस त्रिभुज में से ले लिया PQ और QR। तो यदि इनका आपस में अनुपात, इन दोनों भुजाओं का, त्रिभुज ABC की दो भुजाओं का त्रिभुज PQR की दो भुजाओं का आपस में अनुपात बराबर होगा तो हम मानेंगे और उनके बीच वाले कोण बराबर होंगे। तो देखिए, यदि AB बटा PQ बराबर होगा BC बटा QR के, तो देखिए हमने संगत भुजाएं ली है AB और BC, PQ और QR। तो इनके बीच, AB और BC के बीच का कोण है B, PQ और QR के बीच का कोण है Q। तो कोण B बराबर होगा कोण Q के। ये दो कंडीशनें बेटा होनी चाहिए, AB बटा PQ बराबर होगा BC बटा QR के, और कोण B बराबर होगा कोण Q के। तो देखो, दो साइडें और उनके बीच वाला एंगल, दो साइडें उनके बीच वाला एंगल SAS। SAS समरूपता कसौटी के अनुसार हम मानेंगे कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। तो इस प्रकार से बच्चों ये तीन समरूपता कसौटियां हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? AA समरूपता कसौटी, SSS समरूपता कसौटी और SAS समरूपता कसौटी। आशा करता हूं इन तीनों कसौटियों को आप अच्छे से ग्रहण करेंगे और जब भी प्रश्नावली में इनकी आवश्यकता होगी तो आप इन्हें प्रयोग करेंगे। बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.4 हम आज इसका एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। देखिए, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। यदि ये दोनों समरूप हैं, यदि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, तो बच्चों इनका क्षेत्रफल क्या होगा वही हम इस एक प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी
संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। दो समरूप त्रिभुज, जैसे ये दो त्रिभुज हैं, दोनों समरूप हैं यदि, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। देखिए इसका मतलब क्या है। त्रिभुज ए बी सी यदि समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज पी ए बी सी अनुपात मतलब बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर किसके बराबर होगा? इनकी संगत भुजाओं ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर सी ए बटा आर पी का होल स्क्वायर। ये है इस प्रॉपर्टी का मतलब। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होगा? उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर होगा ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर और सी ए बटा आर पी का होल स्क्वायर। आशा करता हूं यह प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज हम कक्षा 10 की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसका सिद्धांत हल करने जा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय का हल सीखने जा रहे हैं कि कैसे इसे हम प्रूफ कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय हमने बहुत पहले से सीख रखी है कि एक समकोण त्रिभुज में विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, इसे ही हमने इस प्रमेय में हल करना है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ए बी सी। ए बी सी ये समकोण त्रिभुज है बी पर। हमने बी से एसी पर एक लंब बनाया है बी डी, जो कि एसी पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब बच्चों आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना, आप रचना भी लिख सकते हैं हिंदी में। ड्रॉ बी डी जो कि लंब होगा एसी पर। अब हम इसका हल करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे बच्चों। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ये दो त्रिभुज हमने लिए हैं ए बी सी और ए डी बी। बच्चों मैं ये दोनों त्रिभुज ना आपको यहाँ पे थोड़े से अलग करके भी बना के दिखा रहा हूं। देखो ए बी सी है ये वाला त्रिभुज, इस प्रकार से बना हुआ है आपके सामने ए बी सी, और ए डी बी जो है वह इस प्रकार से बना हुआ है ए डी और बी, जो यहां पर 90 डिग्री बना रहा है और ये यहां पर। अब इन दोनों त्रिभुजों को आप देखिए, ये इसी में से मैंने ये दो त्रिभुज आपके लिए बनाए हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, कोण एबीसी बराबर है कोण एडीबी के, क्योंकि 90 डिग्री है। दोनों ही 90 डिग्री के हैं। इसी प्रकार कोण ए बराबर कोण ए, ये कोण ए, यहां भी है कोण ए, ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों? ये कॉमन है। तो दोनों त्रिभुजों में दो दो संगत कोण बराबर आ गए, तो ए समरूपता कसौटी से हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। कौन कौन से त्रिभुज बेटा? ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी यह समरूप होगा त्रिभुज ए डी बी के, जो कि हमने शुरू में लिए थे दो त्रिभुज। अब यदि ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं
समान भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि ए बी बटा ए सी बराबर होगा ए डी बटा ए बी के। ठीक है बच्चों, इस त्रिभुज में से ए बी और इस त्रिभुज में से ए सी और इस त्रिभुज में से ए डी और इस त्रिभुज में से ए बी। ठीक है बच्चों, यहां से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी गुना ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वेयर और यहां से हो जाएगा ए सी गुना ए डी के बराबर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। बच्चों इसी प्रकार से अब मैं एक अलग कलर का पेन यूज कर रहा हूं क्योंकि हम एक अलग त्रिभुज लेंगे। इसी प्रकार आप देखिए, हम त्रिभुज जैसे हमने ए डी बी को पूरे बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध किया, इसी प्रकार से बी डी सी को भी, ये वाला छोटा त्रिभुज, इसको भी हम बड़े त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि त्रिभुज बी डी सी यह समरूप सिद्ध हो सकता है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है बच्चों, और हमें इससे क्या प्राप्त होगा, सी डी बटा बी सी बराबर होगा बी सी बटा ए सी के, क्योंकि इनकी भुजाएं समानुपाती हैं। दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाएं समानुपाती हैं। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सॉरी, इनको अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सी डी गुना ए सी बराबर होगा बी सी गुना बी सी यानी बी सी स्क्वायर के। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम इसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर बराबर होगा सी डी गुना ए सी के। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसका कारण बच्चों ये, इसको आप काट सकते हो। ये मैंने क्यों काटा मैं अभी आपको बता देता हूं। इसको आप काट दीजिए। इसमें से हमने बीसी गुना बीसी बीसी स्क्वायर बराबर सी डी गुना एसी लिखा। क्यों लिखा, इसको काटा क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए ऊपर वाली इक्वेशन में स्क्वायर वाली चीज लेफ्ट साइड पे आ रही थी, इसलिए हमने कोशिश करी कि नीचे वाली इक्वेशन में भी लेफ्ट साइड पे रहे। अब आइए हम इसे देखते हैं। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर देंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 तो बन गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेफ्ट साइड में प्लस हो जाएगी और राइट साइड में यहां पर है ए सी गुना ए डी प्लस यहां पर है सी डी गुना ए सी। अब बच्चों ध्यान से देखना, यह है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यह बराबर होगा ए सी गुना ए डी प्लस सी डी गुना ए सी कॉमन, बाकी बच गया ए डी प्लस सी डी। अगले स्टेप में देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को ऐसे ही उतार देंगे, यहां बन गया ए सी गुना ए डी प्लस सी डी। ध्यान से देखिए बच्चों, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी मिलके बन जाएगी ये पूरी भुजा। देखिए ए डी प्लस सी डी मिलके बन जाएगी ये पूरी भुजा जो कि है ए सी। तो ये आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए सी गुना ए सी यानी कि ए सी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी का स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। यही तो हमने सिद्ध करना था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण है ए सी का वर्ग, बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो ये हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है। तो हम आगे यहां लिख देंगे। तो बच्चों सिद्ध ये था क्रैश कोर्स तो में इस प्रकार से छठा यूनिट पाइथागोरस जो कि है त्रिभुज निकाला है। आशा करता हूँ तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय गणित जो का है
छठा उसे सिद्ध यूनिट करके दिखाना था। त्रिभुज इस विधि बहुत से हमने अच्छे इसे से समझ सिद्ध आया करके होगा। दिखाया है। धन्यवाद।